वरिष्ठ पत्रकार युवाओं की भी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि खामियां कहां पर हैं और कहां उन्हें दिक्कत हो रही है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक पांडे जी और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास चर्चा में। शुरुआत कर लेती हूँ आलोक पांडे जी आपसे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस पूरी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आखिरकार जो ये युवा कार्यबल घट रहा है, इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए वरदान है, जो क्या अब अभिशाप साबित हो रहा है? अर्चना जी, जब हम देखते हैं कि युवा कार्यबल घट रहा है तो इसका मतलब ये एक कारण से नहीं, इसमें मल्टी फैक्टोरियल कारण है, बहुमुखी कारण भी है इसमें। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे पहली बात यह कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो खोलते हैं, लेकिन क्या उनकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान रखते हैं? क्या वाकई उस गुणवत्ता लेवल के इंजीनियर मिल रहे हैं? जिन इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस कंपनी में जिस स्तर के स्किल्ड इंजीनियर चाहिए वो नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसे कई कॉलेज हैं जहां बच्चा सिर्फ 5 क्वेश्चन रखता है, एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन लिखता है बीटेक के। अब वो केवल 5 क्वेश्चन रख करके 5 ही को आंसर लिखेगा, वो स्किल्ड इंजीनियर कैसे होगा? इसका मतलब यह है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो इसलिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। अच्छा, अब हम रोजमर्रा के जीवन में, ये तो मैंने बीटेक की बात बताई, रोजमर्रा के जीवन में आए तो आपके घर की अगर लाइट फॉल्ट हो जाए तो अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता। यानी न केवल हमें नॉलेज की, स्किल की, बल्कि हमारा जो लेबर है वो भी बहुत उस तरह से स्किल्ड नहीं है। इसका मतलब है जो सरकार ने आईटीआई खोले, लेकिन अब आईटीआई में क्या वो स्किल आ पा रही है? उस स्किल के लोग वहां से निकल पा रहे हैं? लोग आईटीआई में ले लेते हैं, घर में बने रहते हैं और उन्हें मार्कशीट मिल जाती है। तो इस तरह से देखना होगा कि पूरे भारत की जो एजुकेशन व्यवस्था है, पूरे भारत की जो स्किल व्यवस्था है, उसको अपग्रेड करना होगा। मल्टी फैक्टोरियल कारण है। जैसे एक कारण और आता है, हमारा जो कुपोषण, जब बच्चे इतने ज्यादा कुपोषित होंगे, उनका मस्तिष्क कार्यशीलता जो है वो कमजोर होती है। तो जो यंग बच्चा यंग है, फिजिकली यंग है, लेकिन वो कुपोषण की वजह से स्वस्थ नहीं है। तो आप जहां जाएंगे भारत के क्षेत्र में, हर जगह पॉपुलेशन तो मिलेगी, लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ लेबर है, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर है, क्वालिटी ऑफ इंजीनियर है, हर जगह आपको कमी दिखाई देगी। आलोक जी, आपने एक बड़ी बात ये कही, आलोक जी आपने बड़ी बात ये कही कि आज हमें छोटे से, जैसे कि अभी आपने नाम भी लिया कि आईटीआई जो बच्चे करते हैं, 1-1 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हैं, और उसके बाद भी हमारे पास अगर हम कुशल एक प्लम्बर को ढूंढते हैं, एक कुशल एक हम इलेक्ट्रीशियन को ढूंढते हैं, ड्राइवर को ढूंढते हैं, फिर भी वो उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन अभी हमने दिखाया कई सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारे पास कौशल भी है, हमारे पास हमने सब कुछ कर भी रखा है, लेकिन हमारे पास अवसर नहीं है। जब अवसर नहीं है तो फिर हम कैसे काम करेंगे? जी, इसमें एक कारण और भी है। हम पिछले 100 सालों में, क्योंकि आपका जो सर्वे है ये पिछले 5 वर्षों का दिखा रहा डाटा, और मैंने जो देखा और सुना, पिछले 5 वर्षों में दुर्भाग्य से 2 से 3 साल तो कोरोना के गए, वैश्विक महामारी के गए। तो होता क्या है कि ये दोधारी तलवार है। एक तरफ हमारे पास लेबर या कुछ चीजें अगर बढ़ भी रही है स्किल इंडिया की वजह से, लेकिन इंडस्ट्री उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है। इंडस्ट्री -27% की ग्रोथ में चली गई। तो भारत -27 से फिर 0 पर आया, फिर 7.3 पर गया। तो जो अभी हमें परसेंटाइल ऑफ कमी दिखती है, उसमें जो आपको अपनी कमियां बताई, वो कमियां तो है ही, लेकिन कोरोना महामारी की दुखद समस्या भी है, जिससे हमारी इकोनॉमी को -23% की ग्रोथ तक लेके जाते हैं। लेकिन वो तो अब उभर भी रही है ना आलोक जी। जब उस वक्त आप बता रहे माइनस में चली गई थी, -24 में चली गई थी वो, उसके बाद फिर धीरे धीरे रिकवर हुआ। और अब देखिए अभी हाल ही में कई सारी एजेंसियां, जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत का जो विकास दर है, आगामी विकास दर उन्होंने दिखाया है कि 7 से कुछ ज्यादा ही हम प्राप्त करेंगे। आपके पास आएंगे जी, आपके पास आएंगे, हमारे साथ सामाजिक पास लौटे हैं आलोक पांडे जी।
आज हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ जहां युवा कार्यबल है वो घट रहा है, उनकी संख्या घट रही है, लेकिन 45 और उससे अधिक उम्र के जो कार्यबल हैं उनकी संख्या जहां पहले 7 साल पहले 1/3 हुआ करती थी, आज 45% तक बढ़ गई है। यानी एक तरह से क्या कांस्टेंट हो गए हैं हम कि जो पहले से ही काम कर रहे हैं उन्हीं को हमने आगे और एक्सटेंड कर रहे हैं, नई युवा पीढ़ी को मौका नहीं मिल रहा है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो वृद्ध पीढ़ी यानी कि 45 से अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे छटनी हुई है, प्रियंका जी ने बताया कि बहुत सारी छटनियां हुई। छटनी में निश्चित बात है जो सीनियर है वो नहीं गया, उसकी जॉब सिक्योर थी, तो निकलने वाले लोग भी नए थे, तो इसलिए वो परसेंटाइज इस तरह का आया। लेकिन इकोनॉमी इस तरह से वस्त में जा रही है और सब बूढ़ों पर ही निर्भर हो रही है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये चीज कोरोना का जैसे इम्पैक्ट खत्म होगा तो इसमें सुधार होगा और यंग लोगों का परसेंटाइल अब बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि अभी हमारी बहन कह रही थी कि आर्मी में भर्ती होती है और एक एक लड़का जाता है, मैं आर्मी का ही डाटा बताता हूँ। आर्मी में जो बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग देने आते हैं, उसमें फिजिकल देने आते हैं, जो रेस करते हैं फिजिकली, वो उसमें 80 से 90% तक अनफिट पाए जाते हैं। आर्मी का बयान आता है, क्योंकि मैं जहां रहता हूं मेरे घर के बगल में ही कैंट में वहां आर्मी वाले बच्चे एग्जाम देने आते हैं, तो मैंने हजारों की तादाद में बच्चों को देखा है। उनमें से 80 से 90% बच्चे अनफिट है फिजिकली, स्वस्थ ही नहीं है। सेना में कुछ ही लोग जाएंगे, लेकिन सेना सबका परीक्षण करती है, तो वो कहते हैं कि मसाला खाने की वजह से, ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से, ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से ये लोग शरीर से खोखले हो गए हैं। तो हम यंग जनरेशन तो हैं, लेकिन कहीं हम खोखली जनरेशन तो नहीं है। आप देखिए डिजिटलाइजेशन के बड़े फायदे हुए, इसका कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा यंग जनरेशन को कि वो मैक्सिमम समय सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के रील्स देखने में निकाल देते, वो अध्ययन नहीं करते। ये भी एक समस्या है कि रोजगार कम है, लेकिन ये भी एक समस्या है कि जहां रोजगार है, जो रोजगार दे सकते हैं, उनके लिए अच्छे ट्रेंड लोग नहीं मिलते हैं, यानी अच्छे कैंडिडेट नहीं हमारे पास। जी जी, तो मैं कह रहा हूं कि समस्या दोनों तरफ से है और बढ़ती हुई जनसंख्या ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो कोई भी सरकार क्यों ना आ जाए, इतने ज्यादा रोजगार को वो इतनी जल्दी क्रिएट नहीं कर सकती कि सबको रोजगार मिले, सरकार किसी की भी हो। तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत तेजी से ध्यान देना होगा, जिससे संसाधन अगर 10 गुना बढ़ते हैं, जनसंख्या 30 गुना बढ़ जाती है। लेकिन आलोक जी, आज के समय में ये भी तो देखना एक बड़ी चुनौती है, अगर एक देश में कहीं पर किसी भी राज्य में जनसंख्या कानून अगर लागू होता है तो फिर उसके विरोध में कई सारे स्वर उठने लगते हैं कि नहीं, ये निजी मामला है और सरकार को इसके लिए कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। तो जनसंख्या पर एक तरफ से हम बात भी करते हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, दूसरी तरफ जब सरकार इसके ऊपर नियम बनाती है तो हम उसका विरोध भी करते हैं। तो संसाधनों की कमी भी ना हो, जनसंख्या भी ना बढ़े, ये दोनों चीज कैसे एक साथ होगी? देखिए, ऐसा है कि गांव में एक कहावत है कि हंस भी लो मुंह भी फुला लो, दोनों नहीं हो सकता। यानी आप ये तो हंस सकते हैं, मुंह फुला सकते हैं, या हम समृद्धि की तरफ जा सकते हैं या हम पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने में एक सेकंड मेजॉरिटी जो इस देश की है उसको लगता है कि उसके धर्म पर हमला है, उसको इस तरह से बरगला दिया जाता है कि आपका धर्म खत्म हो जाएगा। जो धर्म 1400 सालों से जिंदा है वो खत्म कैसे हो जाएगा? तो जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण पर राजनीति हावी हो जाती है, किसी भी अच्छे काम पर राजनीति हावी हो जाती है, लोग उस अच्छे कामों को भी नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं, तो उसकी कीमत राष्ट्र को चुकानी पड़ती है। वो बेरोजगारी के रूप में भी चुकानी पड़ेगी, वो अस्वस्थता के रूप में चुकानी पड़ेगी, वो कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में चुकानी पड़ेगी, वो एक अंडर डेवलप्ड राष्ट्र के रूप में भी चुकानी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है आलोक जी, इसके लिए सरकार को किन पहलुओं पर अब काम करने की जरूरत है? क्योंकि अभी मैंने प्रियंका जी से भी यही बात पूछा कि इतने सारे कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, युवाओं को अपना व्यापार, अपना उद्यम शुरू करने के लिए मुद्रा लोन योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि उन्हें पैसा मिले, वो अपना नया रोजगार जो है कि वो खोल सके, जिसकी वजह से वो केवल एक नौकरी पर निर्भर ना रहे। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि युवा जो श्रम बल है वो घट रहा है, इतनी बड़ी आबादी और उसके बावजूद भी बढ़ने की बजाय वो घट रहा है। तो क्या लगता है आपको कि लूफॉल जो है वो कहां पर है और इसको दूर करने के लिए किस तरह के त्वरित और आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है? मेरा मानना है कि अर्चना जी, सरकार को मां बनना पड़ेगा। मां होती ना, मां कितने रूप में होती है,
तो सरकार को मां बनना पड़ेगा। वो अष्टभुजा होनी चाहिए, उसके पास 8 भुजाएं होनी चाहिए और उससे भी ज्यादा, करोड़ों भुजाएं। मां की 8 भुजाएं होती है, उनके पास करोड़ों भुजाएं होती है। तो जो अष्टभुजा के रूप में सरकार आए और अलग अलग क्षेत्रों को भरे, उसमें जनसंख्या नियंत्रण भी है, उसमें अच्छा एजुकेशन भी है, उसमें अच्छा स्वास्थ्य भी है, उसमें अच्छी शिक्षा भी है। जैसे सरकार की एक बार की मैं हमेशा तारीफ करता हूं कि डीबीटी योजना लेकर के आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अब आप देखिए दिल्ली से 1 रुपया चलता है, मेरे कुर्मी गांव में 1 रुपया पहुंचता है। बीच में कोई फिल्टर ही नहीं, कोई ब्यूरोक्रेटी नहीं, कोई नेता ही नहीं। सरकार ने आपके अकाउंट में पैसा डाला, आपके अकाउंट में पूरा पैसा आ गया। हालांकि ब्यूरोक्रेट उससे भी रास्ता निकाल लेता है, 1-2 महीने का एडवांस ले लेता है 1000-2000 रुपए, लेकिन बाकी के वो पैसे उसी के पास आते हैं। तो सरकार को इसी तरह की योजनाएं बनानी होंगी, आपके जितने भी वो कौशल विकास कार्यक्रम चला रही हैं, कि उसमें कोई फिल्टर ना हो जाए, उसमें कोई छेद ना रहे। रियल आलोक जी, क्या आपको नहीं लगता एक ये भी, ऐसे कि आपने बताया कि कदम तो उठाने चाहिए, लेकिन आपको ये भी नहीं लगता कि एक बड़ा लूपहोल भी ये है कि आजकल जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है कि युवा बेरोजगारी, जो भी सरकारें जब इलेक्शन आता है तो कहती कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 3000 5000 जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, वो भी क्या एक बड़ा कारण माना जाता है कि युवा उस बेरोजगारी भत्ते पर भी निर्भर हो जाते हैं? अर्चना जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। केवल इतना ही नहीं, मैं तो मानता हूं कि जो सरकारें मुफ्त में सब चीजें दे रही हैं, तो इस मुफ्त में मिलने वाली चीजों तो उसमें मुफ्त राशन भी है, मुफ्त सिलेंडर भी है, मुफ्त विधवा पेंशन योजनाएं भी हैं। उसमें घर के बच्चे को लगता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको लगता है कि हमारा काम तो चल ही रहा है। तो वो जो समय रोजगार खोजने में निकालना चाहिए, जो उसे काम करने में निकालना चाहिए, वो शॉर्ट में वीडियो देख के निकाल देता है। क्योंकि घर का खर्च तो बड़ी आसानी से या किसी भी तरह से काम मैनेजमेंट होकर चल ही रहा है। हर घर को सरकार कुछ ना कुछ दे रही है इस समय। इसलिए एक इसका नकारात्मक प्रभाव भी है। हालांकि ये सकारात्मक होना चाहिए कि युवा इस बात से चिंता से बेफिक्र रहे कि हमारे घर में खाना कैसे चलेगा, हमारी माँ के कपड़े कैसे आएंगे, और वो अपना फोकस अपने कैरियर में लगाए। उसकी जगह पर हमारा समाज धीरे धीरे कहीं अकर्मण्य तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, हम कर्मठता की ओर बढ़ रहे हैं। आलोक जी, हम कर्मठता की बात करते हैं, लेकिन जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अकर्मठ कहीं ना कहीं होती जा रही है, क्योंकि उनको सारी चीजें कहीं ना कहीं सरलता से मिल जाती है। प्रियंका राणा जी, आज ये नौकरी पेशा में भी लोगों की जो रुचि है, युवाओं की जो रुचि है वो कम हो रही है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो रोजगार में या जो लोग कम हुए आपके डेटा के अनुसार जो आपने बताया है, उसका कारण मैं फिर वही ले जाऊंगी, कोरोना की वजह से है। वो सही हो जाएगा। क्या आलोक जी, आपको लग रहा है कि अभी तक कोरोना का जो प्रभाव है उससे इकोनॉमी उभर नहीं पाई है, और कितना समय लगेगा उसे उभरने में पूरी तरह से? देखिए, कोरोना के प्रभाव, क्योंकि वैश्विक महामारी था, बहुत लंबा प्रभाव है। अभी कम से कम 2 से 4 वर्ष और लगेंगे पूरी तरह से उभरने में, समय लगेगा। क्योंकि हम -27% ग्रोथ में गए थे, -27 -27 गए, ये बहुत बड़ा नंबर। सबकी नौकरियां गई, जो लोग स्किल्ड हैं उनकी भी नौकरियां गई। लोग घरों में बैठ गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, बहुत बुरी हालत है। वो इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। लेकिन हमें जो अब हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ के समय में होगी 2025 के बाद, उस टेक ऑफ के लिए क्या हमारा युवा तैयार है? उसके लिए हमें बहुत स्किल्ड, बहुत एजुकेटेड, बहुत स्वस्थ युवा की जरूरत है। एक चीज और रचना जी रही जा रही मेरे दिमाग में अभी आई, इस देश में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो बढ़ किस तरह के लोगों की रही है? जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जो एजुकेशनली सक्षम हो, तो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो 1 या 2 बच्चे में स्थिर है। तो इसलिए एक स्वस्थ जो बच्चों की तादाद और बढ़नी चाहिए, उसमें है उन लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही जो कुपोषण और... यानी कि आलोक जी, आपका कहना यह है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बढ़ती जनसंख्या है, और अगर हमें इन सभी चीजों को संतुलित करना है तो पहले जनसंख्या, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसे संतुलित करना होगा, आपका ये कहने का मतलब है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत